गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ आपका एमडी लो क्लासेस में। एक कितनी खुशी की बात है कि एमडी लो क्लासेस पे कंप्लीट एविडेंस एक्ट अवेलेबल है। जिन भी स्टूडेंट्स को एविडेंस एक्ट नहीं समझ आता या जिनके एलएलबी के एग्जाम चल रहे हैं, वो प्लेलिस्ट देख के आप अपना एलएलबी का एग्जाम बहुत अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने यूट्यूब पे एमडी लो क्लासेस पे एविडेंस एक्ट की सीरीज पढ़ाई है वो एज ए जुडिशरी लेवल ही पढ़ाई है। अगर आपने नहीं देखी तो फटाफट जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए और अपना एविडेंस एक्ट के अच्छे से नोट्स बनाइए। देखिए, मैम आपके लिए बहुत हेल्प करती है, ये आपको बात माननी ही होगी, क्योंकि बोर्ड पे ये एक नॉर्मल बोर्ड है, इस पे हर एक चीज लिखनी, पहले खुद को रेडी करना, फिर स्टूडेंट्स को समझाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर मैम आपके लिए हेल्प कर रही है तो आप भी मेरे लिए हेल्प कर सकते हैं। कैसे हेल्प कर सकते हैं कि आप उससे अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए और आप अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हर एक वीडियो से अगर आप कुछ समझ रहे हैं तो एक कमेंट्स लिखिए, ताकि मैम को खुशी मिले, ताकि उनको लगे हाँ मेरे स्टूडेंट्स मेरी मेहनत पे कुछ कर रहे हैं, उनको बहुत बेनिफिट मिल रहा है। तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए एंड अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो रहेगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता। आज अपने दंड प्रक्रिया संहिता में क्या पढ़ेंगे? आज अपने दंड प्रक्रिया संहिता में एक बहुत बड़ा टास्क लेके आए हैं। टास्क क्या है कि टोटल जो 37 चैप्टर्स हैं वो मैम यूट्यूब पे याद करवा के जाएगी। टोटल 37 चैप्टर क्लास स्टार्ट करने के बाद और क्लास एंड करने के बाद आपको ये चैप्टर्स कंप्लीट याद हो जाएंगे। एक स्टोरी बताएगी मैम जिससे आपको वो कंप्लीट चैप्टर याद होंगे। सेकंड अपने क्या याद करेंगे कि क्या सीआरपीसी जो 1973 की अपने पढ़ रहे हैं, क्या इससे पहले भी कोई सीआरपीसी होती थी? अगर इससे पहले सीआरपीसी होती थी तो उसमें कितने चैप्टर्स होते थे, उसमें कितने सेक्शंस होते थे, ये पढ़ेंगे आज अपने। फिर अपने पढ़ेंगे कि सीआरपीसी जो 1973 की पढ़ रहे हैं तो वो आखिर आई कहाँ से, किसने उसको बनाया? जो पुरानी सीआरपीसी से अब जो प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं वो किसने बनाया? नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे कि सीआरपीसी कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी लिस्ट का सब्जेक्ट है। ये सारी चीजें जो बेसिक है सीआरपीसी को लेके वो मैं आज आपको कंप्लीट कराऊंगी। साथ ही साथ ये चैप्टर्स भी अपने याद करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीआरपीसी को। सबसे पहले जब अपने कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका कंप्लीट नाम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीआरपीसी। देखो स्टूडेंट क्या लिखते हैं, सीआरपीसी ये लिखते हैं ना, ये गलत होता है। इसको क्या लिखना होता है, सीआरपीसी, क्योंकि सीआर क्रिमिनल से लिया हुआ है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो सीआरपीसी आइंदा से आपको क्या लिखना है, सीआरपीसी ऐसे ही लिखना है। फिर सीआरपीसी कौन सी है, 1973 की है। 1973 की सीआरपीसी अपने पढ़ रहे हैं। आज क्या चल रहा है, 2023, तब की सीआरपीसी अभी तक अपने एग्जिस्टेंस में चल रही है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना होता है कि इसका एक्ट नंबर क्या है। ये एक्ट नंबर आपके जुडिशरी लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सब्जेक्ट का नाम ना देके ओनली एक्ट नंबर दे देते हैं और आगे सेक्शन लिख देते हैं। जैसे एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 का सेक्शन 2 के, मतलब उन्होंने नाम नहीं दिया। अगर ये चीज आपको याद होगी तभी तो आपको पता चलेगा ना कि ये कौन से एक्ट का सेक्शन 2 पूछ रहा है। इसीलिए एक्ट नंबर 2 याद रखना है। एक्ट नंबर 2 सीआरपीसी 1974। अब आप पूछेंगे कि मैम ये एक्ट नंबर 2 क्या होता है? देखो, एक जनवरी में टोटल 30 डेज होते हैं, ठीक है, 30 या 31 डेज होते हैं। इस जनवरी में टोटल जितने भी एक्ट आते हैं, टोटल जितने भी एक्ट आए, उन एक्ट पे जो साइन हुआ वो साइन कितने नंबर पर हुआ? तो सीआरपीसी पे जो साइन हुए थे प्रेसिडेंट के वो 2 नंबर पे हुए थे, सेकंड नंबर पे हुआ था। इसीलिए सीआरपीसी का एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974, ठीक है।
अब अपने पढ़ते हैं कि आईपीसी में कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितनी शेड्यूल्स दी हुई है, इसका एक्सटेंट क्या है, ये सारी चीजें वैसे सेक्शन 1 में क्लियर हो जाती है। लेकिन जब अपने स्टार्टिंग कर रहे हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो स्टार्ट में आपको क्या लिखना होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सीआरपीसी में टोटल 37 चैप्टर्स हैं। सेकेंड, आपको पता होना चाहिए कि सीआरपीसी में टोटल कितने सेक्शंस हैं, तो 484 सीआरपीसी में सेक्शंस हैं। उसके बाद इसमें टोटल कितनी शेड्यूल दी हुई है? शेड्यूल दी हुई है 2। ये शेड्यूल का बहुत बड़ा रोल होता है। ये पता है शेड्यूल क्यों काम आती है? प्रैक्टिकली और जुडिशियल लेवल दोनों पे काम आती है, क्योंकि जब अपने सेक्शन 2A पढ़ते हैं बेलेबल ऑफेंस, जमानती अपराध, तो उस डेफिनेशन में ये बताते हैं कि जमानती अपराध कौन से हैं, जिनको शेड्यूल 1 में जमानती दिखाया गया है। तो शेड्यूल 1 जब अपने खोलेंगे तो उसमें सेक्शन का टाइटल, उसके बाद कौन सी इसकी नेचर है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। वहां पे शेड्यूल 1 से ही अपनों को पता चलता है कि ये सेक्शन बेलेबल है, इसमें जमानत मिल सकती है, यानी नॉन बेलेबल है, इसमें जमानत नहीं मिल सकती। तब ये अपनी शेड्यूल वहां पे इंपॉर्टेंट है। तो टोटल कितनी शेड्यूल है? शेड्यूल 2। फर्स्ट शेड्यूल में तो बताया हुआ है कि कौन से ऑफेंस जो है बेलेबल है, नॉन बेलेबल है। सेकंड शेड्यूल में बताए हुए हैं, फॉर्मेट्स बताए हुए हैं कि कैसे कैसे बेल के, चार्जेस के, इन सब के क्या फॉर्मेट रहते हैं, वो शेड्यूल 2 में बताए। थर्ड आता है इसका एक्सटेंट। सीआरपीसी अपना एक्सटेंट कहां तक रखती है? इन्होंने बोला होल ऑफ इंडिया पर रखती है, संपूर्ण भारत पर। होल ऑफ इंडिया को मैंने शॉर्ट में लिखा है WOI। W का मतलब होता है होल, WHOLE, होल, संपूर्ण। होल ऑफ इंडिया, इंडिया भारत पर, तो संपूर्ण भारत पर सीआरपीसी का एक्सटेंट है। सेकंड इसका सेकंड इसके साइन कब हुए? साइन कब हुए? प्रेसिडेंट ने किए थे, क्योंकि जब अपनों ने एक्ट नंबर 2 पढ़ा था तो सेकंड नंबर पे प्रेसिडेंट ने इस पर साइन किए थे। तो साइन की डेट क्या है? 25 जनवरी 1974। 25 जनवरी 1974 को सीआरपीसी ने साइन किया था, और जनवरी में कितने नंबर पे? सेकंड नंबर पे किया था, इसीलिए इसका एक्ट नंबर सेकंड। और डेट क्या थी वो? 25 जनवरी 1974। उसके बाद आता है इसका कमेंसमेंट। कमेंसमेंट क्या है? कमेंसमेंट का मतलब ये होता है, दो डेट्स इंपॉर्टेंट होती है, मेजर एक्ट की दो डेट्स इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि इस एक्ट पे आखिर प्रेसिडेंट ने साइन कब किए, कि हाँ ये एक्ट डन है। सेकंड इसका कमेंसमेंट, ये कब से चलन में आई, कब से संपूर्ण भारत पर एप्लीकेबल होने लगी? तो इन्होंने कहा 1 अप्रैल 1974 को ये संपूर्ण भारत पर भी एप्लीकेबल होने लग गई। सेक्शन 1 में हर एक एक्ट का पढ़ाती हूँ, क्योंकि सेक्शन 1 उसका कंप्लीट बेसिक, कंप्लीट अपनों को उसका बता देता है कि सेक्शन 1 में ये है, इसका नाम ये है, ये कब से आया, ये कहाँ कहाँ लागू होता है। तो ये सब चीजें सेक्शन 1 में पढ़ते हैं। तो ये सब जब आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले आपको यही लिखना है, टोटल चैप्टर 37 है, टोटल सेक्शन 484 है, टोटल शेड्यूल 2 है, इसका एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया पे है, साइन 25 जनवरी 1974 को हुए थे, और कमेंसमेंट 1 अप्रैल 1974 को हुआ था। ठीक है ये। अब एक बात बताओ कि अपने सीआरपीसी पढ़ रहे हैं 1973 की, तो क्या इससे पहले कोई सीआरपीसी नहीं होती थी? क्या हमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की कभी जरूरत नहीं पड़ी? तो आंसर है जरूरत पड़ी। देखो अपने आईपीसी कौन सी पढ़ रहे हैं, एक कोरिलेशन करवा रही हूँ, आईपीसी पढ़ रहे हैं अपने 1860 की, 1860 की अपने आईपीसी पढ़ते हैं। तो जब ये आईपीसी 1860 की आई, तो आईपीसी तो अपराधों के बारे में बताती है, अपराधों की परिभाषा बताती है, दंड बताती है, प्रक्रिया तो नहीं बताती। प्रक्रिया कौन बताती है? हमारी सीआरपीसी बताती है। तो जब आईपीसी 1860 में आई, इसके जस्ट बाद ही 1861 में हमारी सीआरपीसी आ गई थी। तो पहली सीआरपीसी कब आई थी? हमारी 1861 में आई थी। जब आईपीसी 1860 की है, तो इसके बाद ही जस्ट हमारा प्रोसीजर कोड बन गया था, जो 1861 में है। तो क्लियर, पहली सीआरपीसी अपनी 1861 की है, और अब अपने कौन सी पढ़ रहे हैं? 1973 की। इस बीच में भी आईपीसी चेंज हुई थी, सीआरपीसी चेंज हुई थी। तो 1861 की सीआरपीसी के बाद चेंज हुई थी 1872 की सीआरपीसी आई थी। 1861 में सीआरपीसी बनी, पर उसमें कुछ चेंजेस, कमियां हो गई थी,
कुछ कमी आ गई थी तो 1872 की सीआरपीसी हमने पढ़ी। उसके बाद अपनों ने पढ़ी 1882 की, उसके बाद सीआरपीसी पढ़ी 1882 की, और फिर अपनों ने पढ़ी थी 1898 की सीआरपीसी। तो आपको वैसे कौन सी याद रखनी है? 3 सीआरपीसी याद रखनी है। पहली 1861 की, उसके बाद 1898 की, और अब जो अपने पढ़ रहे हैं 1973 की। तो 3 सीआरपीसी अपनी इंपॉर्टेंट होगी, 1861, 1898 और 1973 की। ये 3 सीआरपीसी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये फर्स्ट थी, ये अब अपने प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट से पहले पास्ट में अपनी कौन सी थी? इससे पहले तो 1898 की सीआरपीसी है। जब 1898 की सीआरपीसी 1973 में चेंज हुई थी, तो उसमें 12 कैरेक्टरिस्टिक्स जोड़ी गई थी, 12 विशेषताएं जोड़ी गई थी, जो जिनमें से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर जोड़ा गया था, जैसे एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन इसके बाद आया था 1973 में। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को हटा दिया था, एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी से काम अलग कर दिया था, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किया गया था, और स्पीडी ट्रायल ऐड की गई थी कि त्वरित विचारण होना चाहिए। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स 1898 की सीआरपीसी को जब 1973 में बनाया था, 1973 की सीआरपीसी आई थी, तब ये 12 कैरेक्टरिस्टिक्स जोड़ी गई थी, जिसमें से 5 ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने नोट्स में ये चीज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपनों ने पढ़ लिया कौन सी सीआरपीसी आई थी, ठीक है, इनमें से कौन कौन से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जोड़ी गई थी। अब बात करते हैं कि ये जो सीआरपीसी अपने पढ़ रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की कौन से शेड्यूल से अपनों को पता चली है कि इस लिस्ट का सब्जेक्ट है। देखो, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की 12 शेड्यूल्स आपको पढ़ाई हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी कि हमारी 12 शेड्यूल्स कौन कौन सी है, जबकि पहले के टाइम में तो 8 ही थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर उसमें अमेंडमेंट करते करते आज हमारी टोटल 12 शेड्यूल है। ये मैंने 12 शेड्यूल्स बहुत अच्छे यूट्यूब पे पढ़ा रखी है, तो आप जाके एमडी लॉ क्लासेस पे सर्च करके आप वो क्या देख सकते हैं, 12 शेड्यूल देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो जब 12 शेड्यूल अपने पढ़ते हैं, उसमें एक 7वीं शेड्यूल पढ़ते हैं अपने लिस्ट के बारे में। लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि उसमें 3 लिस्ट बताई हुई है, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट। देखो, जो अपना सीआरपीसी है वो समवर्ती सूची का विषय है, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। सीआरपीसी अपना कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि सीआरपीसी में अमेंडमेंट हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, क्योंकि सीआरपीसी होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है, क्योंकि उसमें स्टेट्स भी है, यूनियंस भी है। तो इन दोनों में चेंजेस दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, इसीलिए सीआरपीसी को समवर्ती सूची का विषय माना गया है। तो सीआरपीसी अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो आपको बोलना है कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ये हम कॉन्स्टिट्यूशन की 12 शेड्यूल में 7वें नंबर पे अनुसूचियां पढ़ते हैं, जिसमें ये प्रोविजन दिया हुआ है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं, ये सीआरपीसी है तो ये कौन सा लॉ है। अब आप बोलोगे मैडम ये क्रिमिनल लॉ है। नहीं, मैंने पूछने का मतलब है मेरा कि जो सीआरपीसी अपने पढ़ रहे हैं, अपने टाइप ऑफ लॉ पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ। तो सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है, नोट कीजिए, सीआरपीसी एक प्रक्रियात्मक विधि है। ये एक प्री का क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, उसके बाद जो ये 1973 की सीआरपीसी आई थी, इस सीआरपीसी को किसकी रिपोर्ट पर बनाया गया था? तो लिखो जे.एन. कपूर की रिपोर्ट पर। जे.एन. कपूर की रिपोर्ट पर सीआरपीसी 1898 की सीआरपीसी को 1973 की सीआरपीसी में चेंजेस किया गया था। 1898 की सीआरपीसी को 1973 की सीआरपीसी में किसने चेंज किया था? जे.एन. कपूर ने चेंज किया था। ठीक है, तो ये था सीआरपीसी का कुछ बेसिक। अब अपने स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स। देखिए, 37 चैप्टर्स याद करने में स्टूडेंट के पसीने छूट जाते हैं कि मैडम ये 37 चैप्टर्स नहीं याद हो रहे, कुछ ऐसी ट्रिक बताओ ताकि हम इजीली याद कर सकें। तो ये ट्रिक मैं अपने यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए भी शेयर कर रही हूँ, जिनमें पढ़ने का कुछ जज्बा है, जो जज बनना चाहते हैं, लेकिन वो कोचिंग नहीं आ सकते किसी फैमिली रीजन की वजह से या किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। तो मेरे से जितना हो सकेगा मैं अपने उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्प करूंगी और हमेशा उनके लिए खड़ी रहूंगी। आइए अपने याद करते हैं सीआरपीसी के चैप्टर्स।
सबसे पहला अपना सीआरपीसी का चैप्टर आता है प्रारंभिक, मतलब प्रिलिमिनरी। देखो, कुछ भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले अपने क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग ही तो करेंगे ना, सबसे पहले उसका प्रारंभ करेंगे। अगर अपना घर बनता है तो सबसे पहले अपने क्या करवाते हैं, गणेश पूजन करवाते हैं। क्यों? ताकि उस घर को कुछ नाम मिल सके, किसका घर है ये। तो वैसे ही एक सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले अपनों को कम से कम उसकी प्रिलिमिनरी, उसकी स्टार्टिंग तो करनी चाहिए। वहीं से ही तो अपनों को उसका नाम, उसका कमेंसमेंट, उसकी डेट सब पता चलती है। तो सबसे पहले सीआरपीसी में सबसे पहला सब चैप्टर कौन सा है, प्रारंभिक, प्रिलिमिनरी। अब अपने पहला चैप्टर पढ़ लिया प्रारंभिक, उसके बाद अपना सेकंड चैप्टर क्या आएगा, अपने क्या पढ़ रहे हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो क्रिमिनल प्रोसीजर में क्रिमिनल कोड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्रिमिनल कोड्स की जरूरत पड़ेगी। तो स्टार्टिंग करने के बाद अपने क्या करेंगे, क्रिमिनल कोड्स का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, दंड न्यायालयों का गठन करेंगे। जब अपनों ने दंड न्यायालयों का गठन कर दिया तो अब क्या वो ऐसे ही बैठे रहेंगे, वो कुछ काम नहीं करेंगे। वो काम कैसे करेंगे, उनको कुछ पावर्स देंगे, अपने कुछ शक्तियां देंगे, तभी तो वो काम करेंगे। तो चैप्टर 3 में बोल दिया न्यायालयों की शक्तियां। सबसे पहले अपनों ने स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग करने के बाद हमनों ने दंड न्यायालयों का गठन किया, गठन करने के बाद उनमें कुछ अपनों ने शक्तियां बांट दी। अब ये सिर्फ कोर्ट तो काम नहीं करता ना, कोर्ट के साथ साथ और कौन काम करता है, हमारी पुलिस भी काम करती है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो एक मैटर का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कौन करती है, पुलिस करती है। तो फिर अपनों ने स्टार्टिंग के बाद जब कोर्ट को पावर्स दे दी तो फिर कुछ सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स को भी पावर दी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। तो चैप्टर 4 में सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की कुछ, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स की कुछ पावर्स दे दी। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बेसिक पूछूं तो पुलिस अधिकारी की क्या शक्ति होती है, आप क्या कहेंगे, मैम अरेस्ट करने की शक्ति होती है। तो ये लो चैप्टर 5 यहाँ क्लियर हो गया। पुलिस अधिकारियों की शक्तियां थी, क्या शक्तियां थी, चैप्टर 5 में गिरफ्तार करने की शक्तियां थी, सिंपल। अब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो गिरफ्तार करने के बाद अब उसके कुछ रिलेटिव्स को या उसके कुछ सगे संबंधियों को बुलाएगी। क्यों बुलाएगी, कि भाई आप भी हाजिर हो जाओ, इनको बेल करवानी है या इनका मैटर कैसे आगे बढ़ना है, क्या सबूत है। तो सिंपल सी बात है, उनको भी बुलाएगी। तो चैप्टर 6 में हाजिर होने को विवश करने की आदेशिकाएं, हाजिर होने को विवश करने की आदेशिकाएं। अब क्या किया पुलिस ने, पर्सन्स को तो बुला लिया, अब कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए, कुछ चीजें रह गई, तो उनको भी तो पुलिस थाने में मंगवाना पड़ेगा ना। तो चैप्टर 7 में क्या कर दिया, चीजें पेश करने को विवश करने की आदेशिकाएं। चैप्टर 7 में चीजें पेश करने को विवश करने की आदेशिकाएं। अब चैप्टर 7A बीच में जोड़ा गया है, तो अपनों को 7A रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स, व्यतिकारी व्यवस्थाएं। चैप्टर 7A जब अपनों ने चीजें मंगवा ली तो अब उनको बोलेंगे कि आप क्या करो, व्यवस्था बनाए रखो। व्यवस्था कौन सी बनाएंगे, व्यतिकारी व्यवस्थाएं बनाएंगे। तो सबसे पहले अपनों ने स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग करने के बाद क्रिमिनल कोर्ट्स का गठन किया, गठन करने के बाद कोर्ट्स को कुछ पावर्स दे दी। कोर्ट के साथ और कौन काम करता है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी काम करते हैं, तो सुपीरियर पुलिस अधिकारियों को भी कुछ शक्ति दे दी। क्या शक्तियां दी, चैप्टर 5 में उनको गिरफ्तार करने की शक्ति दी। जब उनको गिरफ्तार कर लिया तो उन्होंने लोगों को हाजिर होने के लिए विवश किया, तो चैप्टर 6 में हाजिर होने को विवश करने की आदेशिकाएं। अब लोगों को तो बुला लिया, कुछ डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स रह गई, तो चैप्टर 7 में हमने उनको भी बुला लिया, चीजें पेश करने को विवश करने की आदेशिकाएं। अब कुछ व्यवस्थाएं अपनों ने बिठाई चैप्टर 7A में, व्यतिकारी व्यवस्थाएं, ठीक है। फिर अपनों ने चैप्टर 8 में जिन पर्सन्स की गिरफ्तारी की उनको बोला तुम परिशांति कायम रखो या हम तुमसे प्रतिभूति ले लेंगे। चैप्टर 8 में तुम शांति बनाए रखो, नहीं तो हम तुमसे प्रतिभूति ले लेंगे। तो चैप्टर 8 कहता है परिशांति कायम रखने के लिए, सदाचार के लिए प्रतिभूति। अब इन्होंने परिशांति तो कायम रख ली, लेकिन पत्नी, बच्चे, माँ बाप ये हल्ला मचाने लगे। क्यों भाई, क्यों हल्ला मचा रहे हो भाई, हमारे पेरेंट्स या हमारा हस्बैंड हमें भरण पोषण नहीं दे रहा। तो चैप्टर 8 में पत्नी, संतान या माता पिता का भरण पोषण, ठीक है। चैप्टर 9 में पत्नी, संतान और माता पिता को भरण पोषण दे दिया। अब इनको भरण पोषण दे दिया, अब कोर्ट ने इनको कहा कि अब तुम्हें भरण पोषण मिल चुका है, अब कृपया शांति बना के रखें। तो अब इनको बोला कि तुम लोक व्यवस्था बनाए रखो, क्योंकि तुमने जो मांगा भरण पोषण हमने तुमको दिलाया, अब तुम लोक व्यवस्था बनाए रखो।
तो चैप्टर 10 तक एक स्टोरी कंप्लीट होती है। चैप्टर 10 तक एक स्टोरी कंप्लीट होती है। मैं आपको फिर से बताती हूँ। सबसे पहले अपनों ने पढ़ा स्टार्टिंग, प्रिलिमिनरी, सबसे पहले स्टार्टिंग कर दी। स्टार्टिंग करने के बाद चैप्टर 2 में अपनों ने क्रिमिनल कोर्ट्स का गठन किया। गठन करने के बाद कोर्ट्स को क्या दे दी? शक्तियां दे दी। कोर्ट के साथ और कौन काम करता है? वरिष्ठ पुलिस अधिकारी काम करते हैं, उनको भी शक्तियां दे दी। उनको कौन सी शक्तियां दी? चैप्टर 5 में गिरफ्तार करने की शक्तियां दी। ठीक है। फिर जिनको गिरफ्तार किया उनके रिलेटिव्स को हाजिर होने के लिए विवश किया, वो आ गए। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स और चीजें रह चुकी थी, तो चैप्टर 7 में कुछ चीजें मंगवाने को भी अपनों ने विवश कर दिया। फिर चैप्टर 7A उन सब में व्यवस्थाएं बिठाई, व्यतिकारी व्यवस्था करवाई। चैप्टर 8 में अपनों ने बोला अब तुम परिशांति बनाए रखो, नहीं तो हम तुमसे प्रतिभूति ले लेंगे। फिर चैप्टर 9 में लेकिन पत्नी, माता पिता और बच्चे तो हल्ला बोलने लगे कि हमें भरण पोषण चाहिए, तो चैप्टर 9 में उनको भरण पोषण दिलाया। अब कोर्ट ने भरण पोषण दिला दिया। अब उनको कहा कि चैप्टर 10 में अब तुम लोक व्यवस्था बनाए रखो, अब तुम किसी प्रकार का शोर नहीं करोगे। तो चैप्टर 1 से 10 तक ऐसे स्टोरी से आप नेम याद कर सकते हैं। अब अपने आगे बढ़ते हैं चैप्टर 11 से। ठीक है। अब पुलिस का क्या काम होता है? पुलिस का काम होता है एक्ट को प्रिवेंट करना, क्योंकि एक्ट को, कार्य को आईपीसी में पनिशेबल बताया है सेक्शन 33 में। तो पुलिस के कुछ ऐसे प्रिवेंटिव एक्ट्स हैं, और पुलिस 11 में जो एक्ट्स को प्रिवेंट करती है, कौन से एक्ट को प्रिवेंट करती है? जिसके बारे में उसे इंफॉर्मेशन मिली है। तो चैप्टर 12 में पुलिस को इत्तला और अन्वेषण करने की शक्ति। चैप्टर 11 में पुलिस एक्ट को क्या करती है? प्रिवेंट करती है, रोकती है। किस एक्ट को प्रिवेंट करती है? चैप्टर 12 में जिसकी उसको इंफॉर्मेशन मिलती है। तो पुलिस को इत्तला और उसकी अन्वेषण करने की शक्ति। जब पुलिस को इत्तला मिली, अन्वेषण करने की शक्ति मिली, तो उसने क्या किया? जांच और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता बताई, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होता कि हमें किस कोर्ट में जाना है, किस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जाना है। तो जिसकी इंफॉर्मेशन उन्हें मिली, उसने क्या किया? जांच और विचारण के लिए न्यायालयों की अधिकारिता बताई। जब न्यायालयों की अधिकारिता बताई, तो पुलिस वालों ने कुछ शर्तें रखी। तो चैप्टर 14 में पुलिस वालों ने कुछ शर्तें रखी। तो चैप्टर 14 में अपनों ने पढ़ा था कार्यवाही शुरू करने की कुछ अपेक्षित शर्तें। तो कुछ कंडीशंस चैप्टर 14 में फुलफिल कर दी। जब पुलिस की कुछ कंडीशंस अपनों ने चैप्टर 14 में फुलफिल की, तो चैप्टर 15 में पुलिस ने क्या कर दिया? मजिस्ट्रेट को परिवाद कर दिया। लेकिन याद रखना कि मैं सिर्फ ये आपको स्टोरी बता रही हूँ। अगर मैं ये चीज बोल रही हूँ कि पुलिस ने मजिस्ट्रेट को परिवाद किया, तो प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ मैं अपने स्टूडेंट्स को चैप्टर 37 याद करवा रही हूँ, इसलिए मैंने कुछ एक स्टोरी बनाई है। तो चैप्टर 14 में पुलिस ने जो कंडीशंस फुलफिल कर दी, तो फिर चैप्टर 15 में क्या कर दिया? मजिस्ट्रेट को परिवाद कर दिया। जब मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद किया, अब मजिस्ट्रेट बैठा थोड़ी रहेगा, क्या करेगा? कार्यवाही को स्टार्ट करेगा। तो चैप्टर 16 में मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना। ठीक है। तो कार्यवाही शुरू होगी। जब कार्यवाही शुरू हुई, तो अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? एक्यूज्ड के ऊपर चार्ज लगाएगा। चार्ज मतलब आरोप लगाएगा। अब देखो प्रैक्टिकली क्या होता है, मजिस्ट्रेट चार्ज कैसे लगाता है? एक्यूज्ड सामने होता है और मजिस्ट्रेट उसको बोल के बताता है कि आपके ऊपर ये सेक्शंस लगाए गए हैं, या XYZ ये सेक्शंस लगाए गए हैं, तो क्या आप इन आरोप को स्वीकार करते हैं या विचारण किए जाने का दावा करते हैं? अगर एक्यूज्ड उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो आगे प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, फिर डायरेक्ट उसे कन्विक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर एक्यूज्ड बोलता है कि नहीं, मैं ट्रायल करना चाहता हूं, तो फिर आगे ट्रायल का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो चैप्टर 15 में मजिस्ट्रेट को परिवाद किया, चैप्टर 16 में मजिस्ट्रेट ने कार्यवाही स्टार्ट की, और चैप्टर 17 में मजिस्ट्रेट ने क्या किया? आरोप लगा दिया। अब आरोप लगा दिया, एक्यूज ने कहा कि मैं ट्रायल चाहता हूं, तो फिर चैप्टर 18, 19, 20, 21 में क्या हो जाएगी? ट्रायल स्टार्ट हो जाएगी। तो ट्रायल चैप्टर 18 में सेशन ट्रायल, चैप्टर 19 में वारंट मैटर्स की ट्रायल, चैप्टर 20 में समन ट्रायल, 21 में समरी ट्रायल। अब देखो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना कि मैडम हम कैसे याद करेंगे, हमारी वारंट ट्रायल सेशन ट्रायल से पहले आ गई तो नहीं, ऐसा नहीं करना। देखो सबसे बड़ी ट्रायल कौन सी होती है? डिस्ट्रिक्ट में सेशन कोर्ट की ट्रायल होती है। तो सबसे बड़ी ट्रायल सबसे पहले,
तो चैप्टर 18 में सबसे बड़ी ट्रायल कौन सी थी? हमारी सेशन ट्रायल थी। सेशन ट्रायल के बाद वारंट मैटर्स की ट्रायल बड़ी होती है, क्योंकि वारंट मैटर बड़े होते हैं। फिर सेशन के बाद वारंट ट्रायल, फिर सम्मन ट्रायल उससे छोटी होती है, तो सम्मन ट्रायल और समरी ट्रायल, संक्षिप्त विचारण, ये सबसे छोटा होता है, इसलिए सबसे एंड में। तो अब कंफ्यूज नहीं होना कि मैडम हम चैप्टर्स में कंफ्यूज नहीं हो जाए। तो चैप्टर 18 में सबसे बड़ी ट्रायल सेशन, फिर वारंट, फिर सम्मन, फिर संक्षिप्त ट्रायल या समरी ट्रायल। तो आरोप लगाने के बाद मजिस्ट्रेट ने ट्रायल फॉलो की, 18 में सेशन, 19 में वारंट, 20 में सम्मन और 21 में समरी ट्रायल। अब जब वारंट, समरी ट्रायल, सारी ट्रायल को फॉलो कर दिया, तो एक्यूज्ड और विक्टिम के बीच में कुछ बार्गेनिंग हुई, क्योंकि वो मैटर सॉल्व करना चाहते थे, समझौता करना चाहते थे। तो चैप्टर 21 में चैप्टर 21A में उन्होंने क्या कर दी? बार्गेनिंग कर दी। तो प्ली बार्गेनिंग, अभिवाद सौदेबाजी, चैप्टर 21A। जब यहाँ पे पहले बार्गेनिंग करने की कोशिश की, लेकिन विक्टिम को नहीं लगा, विक्टिम को लगा कि मुझे एक्यूज्ड को पनिश करवाना है, तो फिर जज क्या कर दिया? उसको कारागार में परिद्ध या निरुद्ध कर दिया। जब प्ली बार्गेनिंग का मैटर सेट नहीं बैठा, तो विक्टिम ने एक्यूज्ड को कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध कर दिया। जब 22 में कारागारों में परिरुद्ध किया या एक्यूज्ड को निरुद्ध किया, तो फिर जांच और विचारण में कुछ साक्ष्य लेने पड़े, क्योंकि एक्यूज्ड को लगा कि ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे तो डायरेक्ट कारागार में भेज दिया, कोई एविडेंस लिए ही नहीं। तो चैप्टर 23 में एक्यूज्ड ने बोला कि मुझे जांच और ट्रायल में कुछ एविडेंस देने हैं। तो चैप्टर 23 में एविडेंस, तो जो चैप्टर 23 में एविडेंस दिए, तो उसके जनरल प्रोविजंस कहाँ दिए हुए हैं? चैप्टर 24 में इसके जनरल प्रोविजंस दिए हुए हैं। चैप्टर 24 में जनरल प्रोविजंस दिए हुए हैं। फिर जब पता चला, इसने एविडेंस पेश किए जनरल प्रोविजंस के बारे में जांच और विचारण में, तो पता चला कि अभियुक्त तो विकृतचित है, अनसाउंड माइंड पर्सन है। चैप्टर 25 में विकृतचित अभियुक्त व्यक्ति। जब पता चला कि एक्यूज तो अनसाउंड माइंड है, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ा? इसका इफेक्ट पड़ा न्याय प्रशासन पे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पे इसका इफेक्ट पड़ा 26 में। ठीक है, फिर जब पूरी बात खत्म हो गई, सारी बात समझ आ गई, तो कोर्ट ने अपना क्या दिया? जजमेंट दिया। चैप्टर 27 में कोर्ट ने क्या दिया? जजमेंट दिया। ठीक है, चैप्टर 27 में जब कोर्ट ने जजमेंट दिया, तो कोर्ट ने क्या दिया? एक्यूज्ड को मृत्युदंड दिया। तो अब सेशन कोर्ट ने डेथ पनिशमेंट दी। तो डेथ पनिशमेंट जब वो देता है, तो उसको हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेनी पड़ती है। तो जब चैप्टर 27 में कोर्ट ने जजमेंट दिया, जजमेंट ने डेथ पनिशमेंट दी, तो डेथ पनिशमेंट की पुष्टि कहां से करवाई? चैप्टर 28 में हाई कोर्ट से करवाई। तो मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना, चैप्टर 28। जब चैप्टर 28 में डेथ पनिशमेंट के लिए उसने पुष्टि करवाई, तो एक्यूज्ड भागा भागा कहाँ गया? चैप्टर 29 में अपील में चला गया। चैप्टर 29 में एक्यूज्ड कहाँ गया? अपील में चला गया। लेकिन एक्यूज्ड को पता लगा कि इस मैटर की तो अपील ही नहीं होती, अब क्या करूं? अब मुझे मृत्युदंड मिलेगा? तो नहीं। तो लॉ कहता है कि जिन मैटर्स में अपील नहीं होती, उनमें रेफरेंस और रिवीजन होता है। याद रखना, रेफरेंस और रिवीजन ही सीआरपीसी में पढ़ते हैं, चैप्टर 30 में। चैप्टर 30 में रेफरेंस और रिवीजन। जब पता चला एक्यूज्ड को कि मेरे मैटर में अपील नहीं होती, तो भागा भागा कहाँ गया? रेफरेंस और रिवीजन में गया। तो वहां पे हाई कोर्ट ने क्या कर दिया? उसका मैटर ट्रांसफर कर दिया। तो कोर्ट ने क्या किया? उसका मैटर ट्रांसफर कर दिया। और जब कोर्ट ने मैटर ट्रांसफर किया, तो 32 में जो उसकी पनिशमेंट थी, उसका लघुकरण कर दिया, उसको कम कर दिया। तो चैप्टर 32 में दंडादेशों का लघुकरण किया गया। ठीक है, जब उसको डेथ पनिशमेंट से लेके उसकी सजा को कम किया, तो अब कोर्ट क्या लेगी? उससे बेल और बॉन्ड भरवाएगी। तो चैप्टर 33 में जमानत और बंद पत्रों के बारे में उपबंध। तो जब उसको क्या किया? उसकी सजा कम की,
उससे बेल और बॉन्ड भरवाया, लेकिन उसको भी पे करने में वो फेलियर रह गया। तो चैप्टर 33 में बेल और बॉन्ड को भी फेलियर रह गया, तो 34 में उसकी प्रॉपर्टी का डिस्पोज ही कर दिया, उसकी संपत्ति का व्ययन कर दिया। और जब एक्यूज्ड की संपत्ति का व्ययन किया तो ये सारी कार्यवाहियां कैसी हो गई? अनियमित कार्यवाहियां हो गई। कैसी हो गई? अनियमित कार्यवाही, चैप्टर 35। ठीक है, चैप्टर 35 में जब अनियमित कार्यवाही हुई तो हमारा लिमिटेशन पीरियड भी खत्म हो गया। चैप्टर 36 में लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया। उसके बाद जो बचा कुचा था, इतना पढ़ने के बाद भी कुछ बच गया, तो इन्होंने कहा चैप्टर 37 में मिसलेनियस में या प्रकीर्ण में डाल दीजिए। तो चैप्टर 37 मिसलेनियस। अब मेरे को ये बात बताओ कि आपको चैप्टर्स याद हुए या नहीं हुए? अगर अभी भी आपको 60 या 70% याद हुए हैं तो वापस वीडियो देखो और 100% इन चैप्टर्स को याद करो। तो एक बार फिर से शॉर्ट में रिवीजन करते हैं कंप्लीट चैप्टर्स का। सबसे पहले अपनों ने स्टार्टिंग की प्रिलिमिनरी, उसके बाद चैप्टर 2 में क्रिमिनल कोड्स का गठन किया, चैप्टर 3 में क्रिमिनल कोड्स को कुछ पनिशमेंट दे दी, साथ साथ पुलिस को भी, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स को भी कुछ पनिशमेंट दे दी, क्या सॉरी पावर्स दे दी। तो क्या पावर्स दी? पुलिस को क्या पावर होती है? व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की। चैप्टर 6 में क्या कहा? जब व्यक्तियों को गिरफ्तार कर दिया तो सगे संबंधियों को हाजिर करवाया। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स बच गए तो चैप्टर 7 में कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाए। फिर उनको कहा कि तुम परिशांति कायम रखो, नहीं तो हम तुमसे प्रतिभूति ले लेंगे। चैप्टर 8 में उन्होंने परिशांति कायम रखी, लेकिन जो पत्नी थे, जो बच्चे थे, जो माता पिता थे, उन्होंने तो हल्ला बोला कि हमें तो भरण पोषण चाहिए। तो चैप्टर 9 में पत्नी, संतान और माता पिता का भरण पोषण। फिर जब उनको चैप्टर 9 में भरण पोषण दे दिया कोर्ट ने, फिर उनको बोला कि अब तुम लोक व्यवस्था बनाए रखो। तो चैप्टर 10 लोक व्यवस्था बनाए रखो। फिर चैप्टर 11 में पढ़ा कि पुलिस के कुछ प्रिवेंटिव एक्ट्स होते हैं, पुलिस कुछ एक्ट को रोकता है। पुलिस किन एक्ट्स को रोकता है? तो चैप्टर 12 में उन्होंने कहा जिसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है। चैप्टर 12 में पुलिस को इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में फिर पुलिस ने क्या की? जांच और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता बताई। फिर चैप्टर 14 में पुलिस ने कुछ कंडीशंस रखी, जब कंडीशंस फुलफिल हो गई तब उसने जाके चैप्टर 15 में परिवाद किया। जब मजिस्ट्रेट को परिवाद किया तो मजिस्ट्रेट ने चैप्टर 16 में कार्यवाही को स्टार्ट कर दिया। कार्यवाही को स्टार्ट किया तो चैप्टर 17 में उसके ऊपर आरोप लगाए। आरोप लगने के बाद एक्यूज ने क्या कहा कि मैं ट्रायल चाहता हूं। तो चैप्टर 18 में सेशन ट्रायल, 19 में वारंट ट्रायल, 20 में समन ट्रायल और 21 में समरी ट्रायल फॉलो कर दी। जब एक्यूज्ड और विक्टिम को लगा कि नहीं, मैटर बहुत लंबा चलेगा, ऐसे करते हैं बार्गेनिंग कर लेते हैं, तो 21A में उन्होंने क्या कर दी? प्ली बार्गेनिंग कर दी। लेकिन विक्टिम को लगा कि नहीं, ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे जस्टिस तो मिल ही नहीं रहा, तो फिर उसने चैप्टर 22 में अभियुक्त को कारागार में निरुद्ध करवा दिया। फिर 23 में एक्यूज ने बोला कि मुझे जांच और विचारण में एविडेंस देने हैं। चैप्टर 23 में जांच और विचारणों में साक्ष्य। फिर जांच और विचारण में साक्ष्य के बारे में सामान्य उपबंध कहाँ दिए हुए हैं? चैप्टर 24 में दिए हुए हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि जो एक्यूज था वो तो अनसाउंड माइंड था, विकृतचित था। तो चैप्टर 25 में विकृतचित अभियुक्त व्यक्ति। जब पता चला कि एक्यूज तो अनसाउंड माइंड है तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ा? हमारे न्याय प्रशासन पर पड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पर पड़ा। चैप्टर 26 न्याय प्रशासन पर प्रभाव। फिर 27 में ये सारी बात क्लियर हो गई तो कोर्ट ने क्या कर दिया? 27 में अपना जजमेंट दे दिया। जब चैप्टर 27 में जजमेंट दिया तो उसके बाद एक्यूज्ड को क्या मिली? डेथ पनिशमेंट मिली। तो जब सेशन को डेथ पनिशमेंट देते हैं तो हाई कोर्ट से उसको पुष्ट करवाना पड़ता है, तो मृत्यु दंडादेशों का पुष्ट करने के लिए प्रस्तुत किया जाना। फिर जब एक्यूज्ड को मृत्यु दंड मिला तो चैप्टर 29 में एक्यूज्ड भागा कहाँ गया? अपील में गया। जब उसको पता चला कि इस मैटर की अपील ही नहीं होती तो चैप्टर 30 में उसने रेफरेंस और रिवीजन किया। रेफरेंस और रिवीजन करने के बाद कोर्ट ने क्या कर दिया? मैटर ट्रांसफर कर दिया। कोर्ट ने क्या किया? आपराधिक मामलों का अंतरण कर दिया। जब आपराधिक मामलों का ट्रांसफर किया तो एक्यूज्ड को बेनिफिट मिला क्योंकि उसके दंडादेश को लघुकृत कर दिया। चैप्टर 32 में दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण। फिर 33 में एक्यूज्ड को बोला कि अब तुम्हारी सजा कम कर दी, अब तुम बेल और बॉन्ड भरो। तो चैप्टर 33 में उसे बेल और बॉन्ड भरवाए। फिर चैप्टर 34 में उसने बेल और बॉन्ड भरने में भी वो फेलियर रहा तो उसकी प्रॉपर्टी को अपनों ने डिस्पोज कर दिया। चैप्टर 34 में जब प्रॉपर्टी डिस्पोज की तो ये तो इरेगुलर प्रोसीडिंग्स होगी, अनियमित कार्यवाही होगी, तो
उसने क्या किया, चैप्टर 35 में इरेगुलर प्रोसीडिंग्स कर दी। फिर चैप्टर 36 में अपनी लिमिटेशन ही खत्म हो गई। फिर चैप्टर 37 में अब जो कुछ बचा था वो चैप्टर 37 मिसलेनियस में ऐड कर दिया। तो ऐसे करके आप 2-3 बार इस स्टोरी को पढ़ेंगे, याद करेंगे और नोट करेंगे तो 100% गारंटी है कि ये चैप्टर 37 आपको याद होंगे। तो जब सीआरपीसी स्टार्ट करो तो चैप्टर्स को भी लिखो और जो बेसिक मैंने बताया उसको भी लिखो। तो मैंने जब स्टूडेंट्स के लिए इतनी हेल्प की है तो स्टूडेंट्स भी मेरे लिए हेल्प करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।